आदाब नाजरीन, मैं हूं मनाल सईद और आपका इस्तकबाल करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है खातिरदारी। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट रही हैं। ये राइटर हैं, ये एडिटर हैं, ये ट्रांसलेटर हैं। जी हाँ, ये उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करती हैं। इनका गरीब बच्चों के लिए स्कूल भी है और ये NGO भी चलाती हैं। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ हुमा खलील जी की। हुमा मिर्जा साहिबा की पैदाइश अलीगढ़ में हुई और आपने अपनी इब्तदाई तालीम अलीगढ़ से ही हासिल की। हुमा साहिबा के वालिद खलीलुर रहमान आज़मी ने तरक्की पसंदों पर सबसे अहम काम किया और कई अहम किताबों का तर्जुमा भी किया। हुमा मिर्जा साहिबा की वालिदा एक अदबी तंजीम की बानी थी और अदब में उन्होंने नुमाया काम अंजाम दिए। हुमा मिर्जा साहिबा की कई अहम किताबें आ चुकी हैं और आने वाली किताब अलीगढ़ की रग़बत, जो कि बहुत जल्द मंजर-ए-आम पर आने को तैयार है। अपने अब्बा खलीलुर रहमान आज़मी की बेहद अहम किताब उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक का इंग्लिश में तर्जुमा किया। इनकी आने वाली किताब उनके शहर अलीगढ़ की बायोग्राफी है, द एलर ऑफ अलीगढ़, जिसमें उन्होंने अलीगढ़ शहर को एक पोइटिक पर्सपेक्टिव से कैप्चर किया है। फिलहाल वो एक शॉर्ट स्टोरीज की किताब लिख रही हैं जिसकी थीम विमेन ओरिएंटेड है। ये सब उनकी अपनी कहानियां हैं जो उनकी बेशुमार करीबी दोस्तों की जिंदगियों की अक्कासी करती हैं। NGO किलकारी के नाम से अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए 8 साल से स्कूल चलाती हैं और कई लिटरेरी और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक हैं। हुमा मैम, बहुत खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया मनाल आपका तारुफ के लिए, और आपका भी इस्तकबाल है हमारे घर में। जी मैम, बिल्कुल। मैम, आप राइटर हैं और ट्रांसलेटर हैं, एडिटर हैं। इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले हम साइंस के स्टूडेंट थे। हमने क्लास 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया और उसमें काफ़ी अच्छे हमारे मार्क्स आते थे और हमारी मदर यही चाहती थी कि हम डॉक्टर बने। और हमारी PMT की हमने तैयारी भी शुरू कर दी थी। जी। लेकिन शुरू से ही हमने देखा कि हम साइंस और फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इंटरेस्टेड तो थे, लेकिन उससे ज़्यादा हम गालिब और बायरन में मसरूफ़ रहते थे उन 2 सालों में भी, जबकि हम साइंस की पढ़ाई कर रहे थे। तो हमने ये डिसाइड करा टुवर्ड्स द एंड 12th क्लास के ख़त्म के ऊपर कि हम PMT में नहीं बैठेंगे बल्कि हम लिटरेचर को परस्यू करेंगे। और हमने तब से इंग्लिश लिटरेचर अपना सब्जेक्ट ले लिया, मेन सब्जेक्ट एज इंग्लिश लिटरेचर लिया, और साथ में हमने लिंग्विस्टिक्स और साइकोलॉजी लिया उसके, जिससे कि हम आगे अपना शौक परस्यू कर सकते। अच्छा, तो फैमिली सपोर्ट कितना रहा? क्योंकि आपके पेरेंट्स चाहते थे कि आप डॉक्टर बने, तो किसने आपको सपोर्ट करा? मम्मा ने, पापा ने, किसने सपोर्ट करा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं था कि वो चाहते क्या थे, लेकिन उस ज़माने का एक ट्रेंड था कि जनरली लोग डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और यही सब बनने में ज़्यादा वो समझते थे कि ये करियर के ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था कि उनको लिटरेचर का शौक़ नहीं था। हमारा घर जो है वो उर्दू अदब का गहवारा था। घर का नाम हमारे उर्दू बाग है, जिसमें एक बहुत ही नादिर और नायाब उर्दू की किताबों का ज़ख़ीरा है। कई हज़ार किताबें हैं जिनसे बहुत सारे लोग इस्तिफ़ादा करते हैं। तो उर्दू में के शायर अदीब जो हैं वो सब हमारे घर आना जाना, बचपन से महफिलें, ये सब कुछ तो था ही। तो ऐसा नहीं था कि उनको इससे कोई एतराज़ होगा, लेकिन एक जनरली देखा जाता था उस ज़माने में कि ये करियर ऑप्शंस और ख़ास तौर से लड़कियों के लिए एक रिस्पेक्टेबल करियर ऑप्शन है और जो सेट भी है, जो कि डॉक्टर है, जो कि डॉक्टर बनना समझा जाता था। तो इस वजह से उस तरफ तवज्जो थी। लेकिन उसके बाद जब हमने डिसाइड करा कि नहीं, हमें तो लिटरेचर की ही तरफ जाना है और इसी में हमारी दिलचस्पी है, तो ऐसा कोई इतना ज़्यादा एहतजाज भी नहीं हुआ। थोड़ी बहुत मायूसी हमारी वालदा को हुई थी। तो बाद में आपने उन्हें मना लिया? जी बिल्कुल। उन्होंने देखा कि हमारा पूरा इसी तरफ रुझान है और हम पूरे वक्त किताबों में और जो अपने घर की लाइब्रेरी है उसमें से उर्दू की किताबें पढ़ते रहते हैं, और हमें शायरी रिसाइट करने का भी बहुत शौक़ था। तो हम पूरे वक्त लंबी लंबी नज़में याद कर लेते थे और सुनाते थे। तो उन लोगों ने ये रियलाइज़ करा कि ये जो है इसी तरफ ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा मैम, मुझे एक बात बताएं, जैसे कि आजकल हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि लैंग्वेज हमारी बहुत चेंज हो गई है। इंग्लिश का इस्तेमाल होता है, हिंदी का इस्तेमाल होता है, अब इन्हें भी मिक्स कर दिया जाता है। तो उर्दू की क्या अहमियत रह गई है? देखिए, उर्दू की अहमियत तो हमेशा से थी। अभी भी तमीज़ तहज़ीब के लिए आपको
एक क्या आपके अलक़ाब आदाब के लिए आपका तलफ़्फ़ुज़ होना बेहतर होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। कोई भी अच्छा एक आर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन जो कि कभी भी दुनिया में ऑब्सोलीट नहीं होता है, कभी भी दुनिया से ख़त्म नहीं होगा, तो उस आर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन के लिए और ख़ास तौर से हमारे सब कॉन्टिनेंट में आर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन के लिए जो है, अगर हम उर्दू में बातचीत कर रहे हैं तो उसका तलफ़्फ़ुज़ और उसमें अलक़ाब आदाब और एक तमीज़ तहज़ीब के एक जो पूरी एक तस्वीर सामने नुमाया होती है, तो वो उर्दू के बगैर नामुमकिन है। तो इसलिए उर्दू का तो हमेशा ही रोल रहेगा हमारे किरदार को बनाने में और हमारी पर्सनालिटी को बिल्डअप करने में। तो हमें नहीं लगता है कि उर्दू का कोई भी जो मुस्तक़बिल है वो कहीं ब्लीक नहीं डगमगाया है, बिल्कुल भी नहीं। उर्दू का मुस्तक़बिल हमेशा ही रोशन रहेगा। और जैसा कि हम देखते हैं कि जिन लोगों को उर्दू नहीं आती है वो आज की डेट में अपनी बड़ी उम्र में भी उर्दू सीखने की पूरी कोशिश में रहते हैं। तो मेरे ख्याल से तो उर्दू का मुस्तक़बिल पूरी तरीके से रोशन है आगे। अच्छा हुमा मैम, मैं आपसे ये और जानना चाहती हूँ कि आजकल इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी हो गई है, लोग किताबों की जगह ज़्यादातर नेट पे इंफॉर्मेशन लेते हैं, विकिपीडिया पे लेते हैं, और आप एक राइटर हैं, तो आप कहाँ देखती हैं राइटिंग को आज की डेट में? देखिए, जिनको किताबें पढ़ने का शौक़ है वो तो उन किताबों के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो मैम, आपको नहीं लगता कि फॉर एग्जांपल कि आज की डेट में किताबों की इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है थोड़ी? किताबें लिखने की इम्पोर्टेंस डेफिनेटली कम नहीं हुई है, क्योंकि हम उसी किताब को किंडल पे पढ़ लेते हैं, हम उसी किताब को आईपैड के ऊपर पढ़ लेते हैं। उसकी राइटिंग की इम्पोर्टेंस डेफिनेटली नहीं कम हुई है। मे बी जो पेज है, जो कागज मटेरियल, उसकी किताब की शक्ल में जो प्रिंटिंग है उसकी अहमियत जरूर कम हो सकती है, लेकिन जहाँ तक कंटेंट का सवाल है, जहाँ तक राइटिंग्स का और वेरियस आइडियाज को एक्सप्रेस करने का सवाल है, वो तो हमेशा ही बरकरार रहेगा। और जो लोग इस चीज़ से अपनी रूह की ग़िज़ा हासिल करते हैं वो हमेशा इसी से हासिल करते रहेंगे। अच्छा मैम, आप ट्रांसलेशन में हैं, तो आजकल देखा जाए तो ट्रांसलेशन एक नया प्रोफेशन बन के इमर्ज हो रहा है, नया प्रोफेशन बन के आ रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बिल्कुल एक नया, जैसे लगा लीजिए कि एक नई होप है बच्चों के लिए, करियर के लिए भी, वैसे भी। तो आपका ये ट्रांसलेशन की तरफ तवज्जो कैसे हुआ? देखिए, मेरे हिसाब से ट्रांसलेशंस उन चीज़ों का होना चाहिए जो कि एक्चुअली रिक्वायर्ड हैं, जो कि आज की डेट में अहम है और जिनसे हमें पढ़ने से कोई भी फ़ायदा होगा। ऐसा ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए कि बस फॉर द सेक ऑफ ट्रांसलेशन होते ही चले जा रहे हैं ट्रांसलेशन, और हम उनसे कोई नए तरीके का फ़ायदा नहीं हासिल कर रहे हैं। तो जो मेरी पिछली किताब थी, जो कि 8-9 महीने पहले पब्लिश हुई, मैनी समर्स अपार्ट उसका टाइटल है इंग्लिश में, जो कि हे हाउस से पब्लिश हुई। ये किताब हमारे अब्बा की किताब है, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, जो कि उर्दू की किताब थी, जो कि 1971 में पहली दफ़े पब्लिश हुई। और उसके बाद से उर्दू में ये किताब 8 बार पब्लिश हो चुकी थी। और इसमें तरक्की पसंद तहरीक, यानी कि उर्दू की जो वो प्रोग्रेसिव राइटिंग्स थी जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट को इम्पैक्ट किया, उनका जिक्र है उसमें। ये पूरा जो तरक्की पसंद तहरीक थी, इसका उरूज से लेके जवाल तक का पूरा जो एक तस्वीर है, ये इस किताब में खींची गई है। इसमें पूरी सारी शायरी, इसमें वो सारे अफसाने, वो नॉवेल्स, वो खाके, वो खतूत, सब के सब मौजूद हैं, जिनसे कि हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को इम्पैक्ट हुई और जिसने लोगों के दिलों को मुतासिर किया और जिससे हिंदुस्तान की जंग आज़ादी को बका मिली। ट्रांसलेशन करने वाले पे ही सब डिपेंड होता है कि अगर मैंने अच्छी ट्रांसलेशन करी तो ये मेरे ऊपर है कि मैं उर्दू से इंग्लिश में क्या बयान कर रही हूँ। तो मैम, इसका क्या रोल होता है? देखिए, ऐसा है कि हम कुछ बयान नहीं कर रहे होते, हम तो बिल्कुल लफ्ज़ ब लफ्ज़ उस चीज़ को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं जो कि हमने एक पर्टिकुलर ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ी। तो हमें उसके अंदर कुछ अपना रोल नहीं है, उसको समझना, उसको अंदर अब्जॉर्ब करना, और हम क्या चीज़ हमारा ओरिजिनल राइटर कहना चाह रहा है, और उसको बिल्कुल बेनही उसको दूसरी अल्फाज में, दूसरी ज़बान में बयान कर। तो मैम, जैसे आप ट्रांसलेट करती हैं उर्दू से इंग्लिश में, तो दिक्कत नहीं आती? देखिए, दिक्कत तो आती है, क्योंकि ख़ास तौर से उर्दू इतनी नाजुक ज़बान है और इतनी ज़्यादा उसके अंदर ऐसे अल्फाज हैं जो कि जिनका इंग्लिश में कोई बदल नहीं है। बिल्कुल। तो लेकिन उसके बावजूद जितना ज़्यादा करीब हम उसके जा सकते हैं उतना जाने की कोशिश करते हैं। जी, आपकी जो नई किताब आ रही है उसके बारे में कुछ बताएं। ये हमारी जो नई किताब है ये अभी डिज़ाइनिंग स्टेज में है। 2 महीने में इंशाल्लाह ये किताब जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। एंड ये किताब का टाइटल है द अल्योर ऑफ अलीगढ़, अ पोएटिक जर्नी इनटू द यूनिवर्सिटी सिटी। अच्छा। इस किताब में हमने अलीगढ़ को एक पोएटिक पर्सपेक्टिव से एक्सप्लोर किया है। अच्छा। अलीगढ़ एक हमेशा से इल्म व अदब का, शेर व शायरी का गहवारा रहा है। तो इसमें जो है अलीगढ़ को हमने इसको कम्प्लीटली डिफरेंट तख्लीकी एंगल से देखा है। अलीगढ़ को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम अलीगढ़ में रहे हुए हैं हमेशा से।
और पिछले 21-22 साल से हम दिल्ली में हैं, यहीं मुकीम हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे दिल का एक हिस्सा हमेशा ही अलीगढ़ में रहा है। हाँ। और ये हम अक्सर अलीगढ़ वालों के साथ होता है कि जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करी है, उनका एक पार्ट अलीगढ़ में रह जाता है, वो हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं अलीगढ़ से। और यही वजह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एलुमनाई एसोसिएशंस पूरी दुनिया में बेहद सरगर्म हैं, बेहद महफिलें आरास्ता करती रहती हैं, शेर व शायरी की, मौसीकी, मुशायरा, वेरियस सोशल इश्यूज को लेके। तो अलीगढ़ हमेशा से एक बेसिकली बहुत सरगर्म रहा है इन सब चीज़ों में, और लोग पूरी दुनिया में एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू अलीगढ़ के साथ रखते हैं। तो इसका एक ये मकसद भी था इस किताब को लिखने का हमारा। और इस किताब में हमने ऐसा किया है कि 1874 में जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी, और उससे पहले से अलीगढ़ जो था एक की सरजमीन बहुत ही तख्लीकी सरजमीन थी, एक सरजरखेज सरजमीन थी तख्लीकी कार्रवाई के लिए। तो वहाँ पे फ्रेंच जर्मन पोइट थे जॉर्ज पेशूर, जो कि दाग दहलवी के बेहद दोस्त, अच्छे दोस्त थे, करीबी दोस्त थे। उनकी वफात पर दाग दहलवी ने क़िता भी लिखा। तो ये हमने वहाँ से लेके शुरुआत करी है, और उसके बाद बहुत से ऐसे शायर जैसे कि अकबर इलाहाबादी और कुछ हद तक जोश मलिहाबादी, जो कि अलीगढ़ तहरीक के बेहद खिलाफ थे, और उनको अलीगढ़ का वेस्टर्नाइजेशन बिल्कुल पसंद नहीं था कि मुसलमानों का वेस्टर्नाइजेशन अलीगढ़ में हो रहा है। और वहाँ से वो अपनी रवायात और अपनी अरबी, फ़ारसी, उर्दू और पर्श, ये सब चीज़ें छोड़ के, अपनी रवायात छोड़ के, वो एक वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न इंग्लिश एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। और इसमें वो अपना अदब और लिहाज और तमीज़ और तहजीब और अलक़ाब और आदाब सब भूल के अंग्रेज़ों की तक़लीद में मुलव्वस हो गए। और इसकी सारी की सारी इन सारी चीज़ों का सेहरा जो है वो पहनाया गया सर सैयद अहमद ख़ान के सर। क्योंकि इन लोगों का मानना था कि सारे लोगों को बेराह रवी, सारे मुसलमानों को बेराह रवी की तरफ ले जाने वाले और उनको वरगलाने के वाले जो हैं, उसमें सबसे ज़्यादा शिद्दत से सर सैयद अहमद ख़ान गामज़न हैं उस पूरी राह पे। अच्छा मैम, आपका इतना ताल्लुक़ रहा है अलीगढ़ से, आपके दिल में, जहन में, हर जगह अलीगढ़ बसा है, और माशाल्लाह आप इतने खूबसूरत भी हैं, तो कोई ऐसा वाक़या आपका ऐसा हुआ हो कि अलीगढ़ की आपको याद दिलाता हो, जो आप कभी ना भूल पाए हो? नहीं, ऐसा ख़ास वाक़या होने की नौबत इसलिए नहीं आई क्योंकि हमारी वालदा जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। वो हमें कहीं ज़्यादा इधर उधर जो है वो एक्सपोज होने नहीं देती थी, और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव थी। अगर हम किसी दोस्त के घर भी जाएं तो दरवाजे के ऊपर खड़ी रहती थी और बिल्कुल उसमें रहती थी कि जब तक कि हम दूसरे के घर में दाखिल ना हो जाए तब तक कि वो हटे नहीं वहाँ से। तो इस तरीके की जो चीज़ें थी उसकी नौबत इतनी ज़्यादा नहीं आई। लेकिन हाँ, अलीगढ़ की में जो ह्यूमर है, अलीगढ़ में जो बेसिकली छेड़छाड़ भी जो होती थी, उसमें भी एक अपना मजा एक अलग एक मजा, एक सोफिस्टिकेशन होता था। वो एक स्ट्रीट छाप पेडेस्ट्रियन छेड़छाड़ और पेडेस्ट्रियन किस्म का ह्यूमर नहीं था कभी भी, जो आज भी नहीं है। मगर ऐसा कोई किस्सा नहीं हुआ आपके नहीं, ऐसा कोई किस्सा नहीं, ऐसा कोई किस्सा नहीं हुआ, क्योंकि उसकी कई वजूहात यही थी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम बहुत ज्यादा अपनी मदर से बेहद इज्जत करते थे और बहुत ज्यादा उनसे खौफजदा भी रहते थे। तो हमारी कभी ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि हम उनसे कहीं भी कोई अपनी उस लाइन को, उस बाउंड्री को क्रॉस। मगर मैं मान नहीं रही हूँ आपकी इस बात को। अच्छा मैम, आपने इतना कुछ लिखा, आपकी किताबें आ रही हैं, उसमें अलीगढ़ की नॉलेज, मतलब शायर की नॉलेज, सबके बारे में इतना कुछ है। ये स्ट्रेंथ कहाँ से आती है आपको इतना सब कुछ करने के लिए? मेरी स्ट्रेंथ मेरे दोस्त अहबाब हैं जो कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं, हर किस्म के हैं। हमारे दोस्त अहबाबों में राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, और साइंटिस्ट भी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हैं, लॉयर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, कुछ फ़न हैं, कुछ सीरियस हैं। तो हर किस्म के लोगों से हमारा एक अलग अलग लेवल का कनेक्ट। तो मैम आज क्या आप बनाने जा रही हैं? आज हम आपके लिए गलावटी मुर्ग बनाएंगे। अच्छा। जो कि हमारी अपनी रेसिपी है और उसमें लोग हम काफ़ी उसको एंजॉय करते हैं। हमारे दोस्त अहबाब काफ़ी उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो हम आपके लिए आज वो बना के दिखाएंगे। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं हुमा मैम के साथ उनके किचन में और बनाते हैं गलावटी मुर्ग। तो लीजिए नाज़रीन, हम आ गए हैं हुमा मैम के किचन में। तो मैम देखते हैं कैसे बनाएंगे आप ये मुर्ग गलावट। ये है पिसी हुई प्याज का पेस्ट, यानी कि फ्राइड अनियन पेस्ट है। ये है लहसुन और अदरक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये है ग्रेटेड चीज़। ये है दही, थोड़ा सा विप्ड अप करके, थोड़ा सा फिटा हुआ दही। ये है थोड़ी सी क्रीम, फ्रेश क्रीम। ज़रूरी भी लाल मिर्च यानी कि क्रश्ड रेड चिलीज़। और ये है सैफरन यानी कि ज़ाफ़रान। उसके अलावा नींबू, हरा धनिया, नमक और हरी मिर्च।
ये हमारी अपनी ही रेसिपी है, ये हमने खुद ही से बेसिकली इजाद करी हुई है। अच्छा। इधर से उधर कुछ अपना जगलिंग करके। जी जी। ये चिकन है जो कि बोनलेस थाई चिकन जी। है, 1.5 किलो चिकन। 1.5 किलो। इसको रात भर मैरिनेट किया जाता है अच्छा, रॉ marinate- पपाया से, जी, कच्चे पपीते से, जो जी, कि जिस छिलके के समेत, लाइक छिलके के साथ जो कच्चा पपीते का इतना बड़ा टुकड़ा जी। लेके उसको रात भर इसमें उसको पीस के जी। इस चिकन को मैरिनेट करके रखा अच्छा। जाता है। विंटर्स में ओवरनाइट जी, और जी। समर्स में 4-5 घंटे घंटे के काफी लिए, होंगे। जी, जी। और फ्रिज में रखेंगे जी, इसको? फ्रिज में, जी, अच्छा। फ्रिज में रात भर रखे, उसके बाद सुबह इसको पूरा धो देते हैं। अच्छा। लाइक पूरा एकदम कंप्लीटली वॉश ऑफ करके और इसमें ये स्ट्रेनर के अंदर रख देते हैं ताकि एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाए। और उसके बाद इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं डालने के लिए, जो हम इसमें एक एक करके डालेंगे। जी। इसको हम पूरा इसके अंदर कर लेते हैं। देखा आपने, शुरुआत ही मैरिनेट पपीते के साथ हुई है, तो अभी से मुझे अंदाजा हो रहा है कि इसका जायका कितना जबरदस्त होने ये वाला है। ऑलमोस्ट आधा गल चुका होता है जी, चिकन जी। अपने आप ही पपाया के में। जी, जी। और इसके अंदर बस थोड़ा से टेस्ट इनहेंस करने के लिए इंग्रेडिएंट्स डालें। जी जी। ये है पेसी हुई प्याज का पेस्ट, अच्छा। जो कि तकरीबन 1.5 किलो चिकन के लिए 4-5 प्याज को लेके अच्छा। आप उसको काट के तल लें जी, और जी। तलने के बाद उसको पीस पेस्ट लें। बना दें। जी, अच्छा। ऐसा मिक्सी में बना लें उसका पेस्ट और फिर ये इसके अंदर मिला दें। अच्छा। सारी चीजें मिलाने तो के लिए पीसने इसके के अंदर डालें। बाद तो प्याज थोड़ी हार्ड हो जाती है, तो आपका नहीं, ये पेस्ट तो, है। जी जी, ये तो बिल्कुल पेस्ट है। प्याज पहले वो करी जाएगी, तली तली जाएगी पहले, जाएगी, जी, उसके जी। बाद जी। उसके बाद उसका पेस्ट बनेगा। अच्छा इसका मेन इंग्रेडिएंट ये फ्राइड अनियन ही है। अच्छा। अच्छा इसके बाद हम इसमें डालेंगे जी। अदरक और लहसुन का जी, पेस्ट। जी। इसमें इतना काफी होगा। 1 चम्मच। जी, 1 चम्मच भर के, विच इज मिक्स्ड, जी, दोनों जी। चीजें मिली हुई हैं इसके जी, जी। अंदर। इसके बाद हम इसमें डाल सकते हैं नमक, अच्छा। अंदाज के हिसाब से, जो भी जी। आपका जायका है उसके जी, हिसाब जी। से। इसमें थोड़ी सी ये दरूरी भी मिर्च है, जी, लाइक जी, क्रश्ड जी। रेड चिली। जी जी। इसको हल्का हल्का, ऊपर से ही डाल देंगे। जी। अच्छा, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा जी आधा नींबू बस डालेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा आधा नींबू डालेंगे। जी जी। पूरे 1.5 किलो चिकन में आधा नींबू जी, जी। बहुत काफी। काफी होता है। जी, बहुत थोड़ा सा ऑयल पड़ेगा इसके अंदर, अच्छा। क्योंकि इसमें ऑलरेडी जी। अनियंस के अंदर ऑलरेडी ऑयल है, जी, ड्राइड जी, है। जी। तो इसमें हम बहुत थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। हम्म। जैसे ये हॉट कढ़ाई के अंदर जी। लिटरली 2 टेबल स्पून। अच्छा। ठीक है। जीरा, पिसे हुए पिसा जीरे हुआ का जीरा। पाउडर। जी जी। इतने चिकन में हम आधा चम्मच काफी होगा। काफी है। जी, बहुत ज्यादा जीरा से क्या होता है कि कलर चेंज हो जाता है, डार्क कलर हो जाता है। और तलखी भी आ जी, जाती है। तो इसकी वजह से बस इतना। अब हम इसे पूरे को इसमें डाल देंगे, फिर पूरा ऐसे डाल देंगे। ये सब चीजें इसमें डालने जी, के जी। बाद हम इसे थोड़ी देर, पकने देंगे। जी, थोड़ी देर पकने देंगे। बाकी इंग्रेडिएंट्स बाद में पड़ेंगे इसमें। अच्छा। थोड़ा तेज करते हैं। जी, जी। थोड़ा आधा गल जाएगा, तब उसके बाद हम बाकी इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, तो मैम इसे चलाते नहीं रहना, इसे ऐसे कवर करके छोड़ देना है। कवर करके, इसमें कुछ पानी नहीं किसी चीज की, ऑलरेडी कुछ कुछ चीजों से पानी पानी छूटा है आता है, अपने जी, जी। आप। तो इसलिए अब और इसमें पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको जी। मैं ऐसे चीज बंद करके छोड़ देंगे। और मैम कितनी देर के लिए इसे छोड़ेंगे? ये तकरीबन 15 मिनट के बाद हम इसके अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट्स बनाएंगे। अच्छा। और फिर 15 मिनट और बनाएं। और मैम इसकी आंच हल्की होगी या सिम पे पकाएं या ये फुल आंच अंदाज पे? से थोड़ा थोड़ा करते रहना है। जैसे अभी फिलहाल हमने थोड़ी सी ज्यादा जी, करी जी, है जी। और थोड़ी देर के बाद 5 मिनट के बाद जब ये हल्का थोड़ा कर तेज देंगे। गर्म हो जाएगा तो हल्का कर देंगे। जी 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 जी। अच्छा, जलेगा नहीं है? इतने पानी के साथ जलने का इसमें कोई जी, इम्कान जी। नहीं है। तो हम इसको बस ऐसे ही steam छोड़ में आने देंगे और 15 मिनट के बाद उसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स मिला के फिर 15 मिनट और बनाएं। अच्छा, ठीक है। नाज़रीन, बहुत खुशबू आ रही है, स्टीम भी आ रही है। तो हुमा मैम, हम देखें कि हमारे 15 मिनट भी हो गए हैं, तो जी। देखते हैं इसे कि ये तैयार हुआ या नहीं। जी, अब हम इसे खोल के जी जी। थोड़ा सा एक फोक से प्रिक करके देखते हैं। अच्छा तो ये ऑलमोस्ट डन है। अच्छा, ये लास्ट के ये लिटरली 5 मिनट्स इसको और बनना होगा। और उससे पहले हम इसके अंदर कुछ चीज़ें डालेंगे, अच्छा बिल्कुल धीमी आंच पे। एक बार इसको चला लेते हैं। बहुत ही उम्दा खुशबू आ रही है। एक बार इसको स्टर करने के बाद हम इसमें डालेंगे ये दही। इसका आधा डालेंगे, 1 कटोरी भर, छोटी कटोरी भर दही डाला हमने।
और हमने इसमें डाली थोड़ी सी क्रीम। अच्छा, ये क्रीम बहुत- कहीं भी मिल जाती है? जी, ये नॉर्मल क्रीम है। अच्छा। और ये डालेंगे, इसमें अपने ऊपर डिपेंड करता है आप कितना डालना चाहें। बिल्कुल, अगर ये नहीं भी डालें तो भी चलेगा, तो भी इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो इसलिए हम उसमें बहुत थोड़ी सी क्रीम डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, पूरी कटोरी भर नहीं डाली, थोड़ी क्रीम हमने उसमें डाल दी। और उसके अंदर हमने थोड़ी सी चीज़ डाली, ये चीज़, ये थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें बहुत कम मिकदार में डाल रहे हैं। बेसिकली खाने में जो लज्जत है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। सो ये सब डाला हमने इसके अंदर, और हमने थोड़ा सा इसके अंदर लास्ट में सैफरन, इसको हम पानी में डाल के डाल सकते हैं। तो हम इसको थोड़े से पानी में मिलाएंगे, बिल्कुल ज़रा से पानी में। इसको दूध में भी मिला के डाल सकते हैं, लेकिन हम अभी पानी में इसमें डालते हैं। ऐड ऑन करें 2 चुटकी सैफरन। जी, जो 2 चुटकी सैफरन, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, ऐसी खाली सैफरन के स्ट्रैंड्स। इसको हम एक बार बस चलाएंगे ऐसे, ताकि सब चीज़ें अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाएं। ये ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा अंदर से लाल हो गया है पहली बार में ही गलने में। तो हल्का सा इसको और छोड़ देंगे हम इसको, 5 मिनट इसे बंद करेंगे हम, फिर 2-3 मिनट के लिए खोल के भूनेंगे। हुमा मैम, मेरे ख्याल से 5 मिनट हो गए हैं, तो चलें अब इसका कवर हटा के देखते हैं कि कितना तैयार हो गया है। ठीक है जी, इसको हम एक बार खोल के, जी, इसकी थोड़ा सा लो पे करके, सिम पे करके इसको एक बार चलाएंगे, और अब इसको 2-3 मिनट के लिए खुला छोड़ के जी। बनने देंगे। नाज़रीन, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। ये अंदर से थोड़ा थोड़ा जी, जी। जैसे कि भुन सा गया है, जी, थोड़ा जी। थोड़ा लाल सा हो गया है। जी, जी। पूरी तरीके से सूखा भी नहीं है ये, और जी, पूरी जी। तरीके से ये इसमें करी चिकन, जी, जी। करी भी नहीं है इसमें, और पूरी जी, तरीके जी। से सूखा हुआ भी नहीं है। सो ये ऐसे हल्का हल्का गीला टाइप का ये चिकन रहता है, सेमी ड्राई टाइप का। इसको हम 2 मिनट के लिए तेज आंच पे करेंगे। चलिए मनाल, अभी हो गया है, जी, इसे जी। हम बंद करके जी सर्विंग बोल में निकालते हैं। जी जी इसके अंदर ऐसे करके, जी जी। इसको हम देखिए हल्का हल्का सा अंदर नीचे से हल्का हल्का जी, सा जी। लाल कर लिया है। जी जी के ऊपर अब हम गार्निशिंग के लिए जी जी ये डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, जी जी थोड़ी हरी मिर्च, जी थोड़ा सा ये हमारे एक चिली लाइम सीजनिंग ब्लेंड है, जी जी जिसके अंदर जो कि काफ़ी चीज़ों के नॉन वेजिटेरियन चीज़ें, इवन फ्रूट्स तक के ऊपर अच्छा, अच्छा। काफ़ी टेस्टी से थोड़ा टेस्ट इन्हांस हो जाता है। जी हल्का हल्का सा इसके ऊपर बस हमने ये डाला। चलिए बनाल, हम लोग चल के अब ऊपर जरा सा खाने का जायका लेते हैं, जी बिल्कुल चलें। देखते हैं कैसा बना है। जी बिल्कुल बिल्कुल चलिए। तो लीजिए नाजरीन, हम आ गए हैं हुमा मैम की डाइनिंग टेबल पर, जो इतनी खूबसूरत तरह सजी हुई है, लजीज और जायकेदार खानों के साथ और उनकी बहुत ही खूबसूरत दोस्तों के साथ। चलिए हम आपको पहले इंट्रोड्यूस करा देते हैं जी, बनाल अपनी जी। दोनों दोस्तों से। जी बिल्कुल। ये हमारी दोस्त हैं डॉक्टर शगुफ्ता नसरीन, जी ये हमारी बहुत करीबी दोस्त हैं, ये जी। डॉक्टर हैं, और उसके अलावा ये स्पेशलिटी है इनकी कि एक बहुत ही ज़बरदस्त हेयर ऑयल बनाती हैं, अच्छा। जो कि बेहद पॉपुलर है। ये हमारी दूसरी दोस्त हैं, जो कि इनका नाम है शीबा असद। शीबा सिंगर हैं, बहुत ही खूबसूरत इनकी आवाज़ है, गज़लें गाती हैं, नज़में गाती हैं, बाकायदा तौर पे जो नज़में इंडिया में अक्सर नहीं गाई जाती हैं, पाकिस्तानी नज़में जो कि नैयर नूर वगैरह की गाई हुई है, जो जनरली लोग यहाँ पे गज़लें ज़्यादा गाते हैं और जी। पसंद करते हैं, शीबा ने नज़मों की शुरुआत करी है, और अच्छा। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में, जैसे खूबसूरत वो खुद जैसे हैं। कि खूबसूरत जी। खुद हैं। और अभी तो मैं जवान हूँ जो नज़्म जी। है वो हफीज जालंधरी की, उसकी तो ये लगता है कि इन्हीं के लिए बनी है, इन्होंने इतना उसको गाया है और जी, इतनी ये जी। पॉपुलर उसकी वजह से हुई है। तो ये हमारी शीबा हमारी मेहमान थी।
ये हमारी बेटी है सारा, जी। ये आर्टिस्ट है, पेंटर है ये, और बहुत ये जर्नलिस्ट भी हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखती भी हैं। अच्छा। उसके अलावा अंदर आपने जितनी भी पेंटिंग्स देखी वो इन्होंने बनाई हुई है। अरे इनका वाह, पैशन क्या है बात जो ये है। परस्यू कर रही इतने है। इतने एक दस्तरखान के ऊपर, एक डाइनिंग टेबल के ऊपर इतने सारे, इतने मल्टी टैलेंटेड लोग, क्या बात। जी, तो बस यही है कि दोस्त अहबाब जब होते हैं तो जी। इंसान की खातिरदारी और दावतें जो है उसका अहम जी। जुज होती हैं। जी। ये डिश हमने बनाई है आप सबके लिए, जी। जो ये हमारी रिवायती डिश है। जी। मुर्ग गलावट वाला। तकरीबन जी। उम्मन जितने जब भी हमारे घर में कुछ होता है, ये तो एक स्टैंडर्ड है, इसको तो हम जरूर ही बनाते हैं। जी जी तो ये हम आप लोगों को सर्व करेंगे जी। अभी। और उसके अलावा ये बिरयानी है, ये मुर्ग कोरमा है, जी जी ये पनीर है जी और कबाब है, शामी जी। कबाब, एंड आलू मेथी है, जी बिल्कुल। जो कि आजकल गरम मतलब हरी मेथी जो फ्रेश आ रही जी, है, जी। उसको उसके लिए उसको एक काइंड ऑफ एक अरोमा जो फ्रेश मेथी में होता है, एक फ्रेग्रेंस होती जी। है, उसको लेके आलू मेथी बनाई हुई है। ये रायता है। तो नाज़रीन आइए चखते हैं और देखते हैं कैसे बना है हमारा मुर्ग कलावटी। नाज़रीन मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, ये इतना उम्दा बना है, बहुत जायकेदार। ये हमारी बेहद खूबसूरत दोस्तें हैं। ये खाली खूबसूरत नहीं है, ये बेहद क्रिएटिव भी हैं, और ये ब्यूटी विद ब्रेन्स हैं बेसिकली। तो इनको देख के हमेशा हमें जावेद अख्तर की ये दो लाइन्स याद आती हैं कि खुश शक्ल भी है वो, ये अलग बात है मगर, खुश शक्ल भी है वो, ये अलग बात है मगर, हमको ज़हीन लोग हमेशा अजीज थे। हाँ, तो बस यही है कि तुमको देखें कि तुमसे बात करें, वो तुम मुखातिब भी हो और करीब भी, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। असल में आजकल जो वेलनेस का कॉन्सेप्ट हो गया है जी। कि हर चीज़ को एलिमिनेट कर दीजिए अपनी डाइट से, हर चीज़ से अपने आप को डिप्राइव करिए, जी, महरूम मेरा रह जाते जी हैं। महरूम जी। रखिए। मेरा कम्प्लीटली इसमें डिफरेंट मानना है। मेरे हिसाब से अनलेस यू फीड योर सोल यू कैन नेवर बी वेल। जी तो आप जो है अपने जहाँ तक अपने दिमाग को और अपने जिस्म को और रूह अपने को, रूह को जब जी। तक फीड नहीं करेंगे, आप बात। वेलनेस नहीं, अपने आप को वेलनेस के उसमें नहीं ला सकते, जी, दिल नहीं ला बिल्कुल, सकते। तो खाने में हम पैटर्न्स चेंज कर सकते हैं, हम जी। थोड़ी टाइमिंग्स चेंज कर सकते हैं, थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स को आगे पीछे कर सकते जी। हैं। हमारा ये मानना है कि हर किसी को अपना एक अलग वेलनेस रूटीन क्रिएट करना चाहिए, जो अपने दिमाग के हिसाब से और अपनी बॉडी की और अपनी बेसिकली कैपेबिलिटी के हिसाब से हो, चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो। जी, जी। तो ये बेसिकली हमारे जो रूटीन्स हैं और जो हमारे रिचुअल्स हैं और जो हमारी रेमेडीज़ हैं और रेसिपीज़ हैं, वो सब इंडिविजुअल होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और हम उसी को एंजॉय कर सकते हैं। वही सस्टेनेबल है जो हम जिंदगी भर फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाज़रीन आपने देखा, हसीन शाम है, खूबसूरत लोग हैं, जायकेदार खाना है, और क्या चाहिए। नाज़रीन हमारे साथ थी हुमा खलील। हम फिर हाजिर होंगे नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।